तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कल करेंगे। है इजी बट थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा उसका। तो आई कीप इट पेंडिंग फॉर टुमारो। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। A bullet of mass 5 gram is shot from a gun of mass 5 kilogram। तो एक बुलेट है जिसका मास 5 ग्राम है। इट इज शॉट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 किलोग्राम। द मसल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। मसल वेलोसिटी मतलब जब वो गन से बाहर निकलता है बुलेट, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं मसल वेलोसिटी। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज, सिंपल क्वेश्चन है। तो इफ यू रिमेम्बर हमने एक थ्योरी टॉपिक में देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे है। इस इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज mvvb एंड ऑफ गन इज mgvg। तो आपको पूछा है व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, vg पूछा है। तो यू विल हैव mgvg इक्वल टू माइनस mvvb। तो vg इक्वल टू माइनस mvvb अपॉन mg। हो गया। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ बुलेट 500 अपॉन मास ऑफ गन 5 kg। डन। हो गया सॉल्व। तो यू विल हैव दिस एज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁴ मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो 0.5 ऑप्शन नंबर ए। रिकॉइल मतलब गन पीछे आएगा, इसके लिए -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m at rest explodes into three pieces, two of which of mass m by 4 each are thrown off in perpendicular directions with velocities of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with a velocity of। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से पता है तो इसके लिए तो वेक्टर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो लेट अस से यू हैव अ बॉडी ऑफ मास m, इट एक्सप्लोड्स। तो जब ये एक्सप्लोड होगा तो इसके तीन पीसेस हो गए। जो दो पीसेस थे दे आर थ्रोन ऑफ परपेंडिकुलरली। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे पहला पीस गया, यहाँ पे दूसरा पीस गया। और व्हेन इस बॉडी का एक्सप्लोजन होगा, जब इसके पीसेस होंगे, तो यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, और इसका वेलोसिटी भी है। मतलब दिस इज बेसिकली यू कैन से मोमेंटम ऑफ फर्स्ट m इंटू वी। बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? ऐसे ही होता है ना, एक्सप्लोड्स, देयर इज सम मास व्हिच इज मूविंग इन सम डायरेक्शन। तो मास इन मोशन मतलब देयर इज मोमेंटम। यहाँ पे भी दूसरे पीस का होगा मोमेंटम। अब देखो ऐसा है कि तीसरा पीस कहीं पे भी जाए, हो सकता है यहाँ जाएगा, हो सकता है यहाँ जाएगा। हम लेते उसको हमेशा ऐसा ही है, डायगोनली। ऐसा क्यों? तुमको अगर पता होगा वेक्टर्स यहाँ भी होगा अगर, तो वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मैं इस वेक्टर को उठा के अल्टीमेटली यहाँ रख सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास फिर दो मेथड बन जाती है। एक तो है आपके पास नॉन बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, तो पता ही है आपको पाइथागोरस थ्योरम। या फिर इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दैट इज व्हाई डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि P3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। और ये जो दो है, दो
वेक्टर स्पेस में एंगल कितना है 90, व्हाट इज cos 90? 0। तो अगर आप ऐसा दिखा रहे हो तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने वाला है। इसका मतलब ये जो साइड है P3 या हाइपोटेन्यूज है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आप डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ऑफ वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे भी एक्सप्रेशन का केस आए, हमेशा ऐसा ही यूज कर लेना। अगर दो पीसेस परपेंडिकुलर है तो तीसरा पीस अलोंग डायगोनल ही होता है। तो यू विल हैव P3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था जो तीसरा पीस है उसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो यू विल हैव P3 एस M3V3 इक्वल टू P1 एस M1V1 स्क्वायर और P2 होगा M2V2 स्क्वायर। अभी आपके पास इन सब की वैल्यूज तो है ही, सिर्फ M3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और क्या ही है, वेरी सिंपल, व्हाट इज टोटल मास? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो व्हाट इज M3? M माइनस M1 माइनस M2। और जो ये M1 और M2 दो पीसेस है, दोनों का मास कितना दिया हुआ है? M/4। M/4 और M/4 मतलब M/2। तो M में से M/2 गया तो कितना बचा? M/2। तो M3 है M/2। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, you will have M/2 V3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 V1। M1 था M/4। V1 कितना है? V1 3। तो 3 इसका स्क्वायर प्लस M2 M/4 और इसका स्क्वायर। 4 को कैंसिल मत करना, क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। तो M/4 कॉमन और रूट के बाहर, तो M/4 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। कैंसिल कैंसिल, वन जा एंड टू जा। तो V3 इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, at a certain instant of time, the mass of rocket going up vertically is 100 kilogram. आपको पता ही है, when the rocket goes up, it goes on burning the fuel and वो in the form of gas eject भी होता है, तो मास कम होते जाता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है? at a certain instant of time, mass of rocket going up vertical is 100 kilogram। इससे पहले ज्यादा रहा होगा, इस इंस्टेंट के बाद कम हो जाएगा। If it is ejecting 5 kilogram of gas per second at a speed of 400 meter per second, the acceleration of the rocket would be, take G value as 10। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, डज नॉट मैटर, पर आपको इतना तो याद होना चाहिए, whenever any system goes up, mg plus a। आपको क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, बराबर। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? फोर्स इज dp by dt equal to mg plus a, then dp by dt is m into v। और रॉकेट के केस में नॉर्मली वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं और मास चेंज होता है, तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v dm by dt इक्वल टू एम जी प्लस ए। एम को शिफ्ट कर दो तो v बाय एम डी एम बाय डी टी इक्वल टू जी प्लस ए, तो मिल जाएगा ए आपको यहाँ से। तो ए इक्वल टू वी बाय एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। वी की वैल्यू कितनी है? 400। सॉरी, व्हाट इज मास? 100। What is dm by dt? 5। G value 10। 1 जा 4 जा 4 5 जा 20 minus 10 is 10। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके गुड। थ्री इक्वल वेट्स A, B, and C of mass 2 kilogram each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in figure. The tension in the string connecting the weights B and C is. तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चंस मोशन में पुली के टाइप के, या फिर अगर आपको याद होगा आपके पास मासेस है, उसमें से एक मास हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, दूसरा मास हैंगिंग है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस है इसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से ही सॉल्व करने वाले हैं। इट्स टू सिंपल। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको टेंशन पूछा कहाँ पे है, क्या पूछा है, बिटवीन बी एंड सी। अब आपको पता है सी का जो भी मास होगा एम जी। अभी मैं एम जी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एम ए एम बी और एम सी सब सेम ही बोला है। कितना है, 2। क्या पूछा है आपको, टेंशन। तो टेंशन कहाँ पूछा है, बी और सी के बीच में। तो स्टार्ट करना सीधा सीधा यहाँ से, क्योंकि आपको टेंशन पूछा था बिटवीन बी एंड सी। राइट साइड में टेंशन पूछा है, इसके लिए राइट साइड में जो एंड ब्लॉक है वहां से स्टार्ट करो। अगर आपको पूछा हो तो व्हाट इज द टेंशन बिटवीन ए एंड बी, तो बी से नहीं, यहां से स्टार्ट करते। क्यों, क्योंकि सिंपल पड़ेगा, ये स्टेप्स कम होते हैं। कभी भी आखिरी वाला ब्लॉक ढूंढना जिसके नीचे कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में ए है, यहाँ पे सी है। अब ओवरऑल यहाँ पे 2 किलोग्राम है, यहाँ पे 4 है, 2 + 2। तो सिस्टम इस तरफ नीचे आएगा और इस तरफ ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, है ना। तो पहले तो ए फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हो ए, याद है, याद है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अभी नेट फोर्स क्या है, एम बी प्लस एम सी, एम बी प्लस एम सी जी। ये नीचे ला रहा है और ये उसको अपोज कर रहा है, मतलब एम ए जी। ये दोनों मासेस मिलके सिस्टम को नीचे ला रहे हैं, ये अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स इज एम बी प्लस एम सी जी अपॉन एम ए जी। टोटल मास इज एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। 2 + 2 4 -2g। 2 + 2 + 2 6। 2g/6 मतलब g/3। तो आपको मिल गया एक्सेलेरेशन g/3। हमको चाहिए था टेंशन, हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अभी ये भी देखो, ये भी बहुत सिंपल सी केस है। सिस्टम नीचे जा रहा है तो सी ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो अगर आपको याद होगा, इफ द सिस्टम इज गोइंग डाउन, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फोर्स। अरे अभी यहाँ पे भी तुमने बताया ना, क्या लिखा है यहाँ पे, G+A। क्यों G+A, क्योंकि सिस्टम वाज गोइंग अप। यहाँ पे सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे। तो क्या लिखोगे, G-A। करेक्ट। कौन सा सिस्टम, सी ब्लॉक। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर वही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर बोलो नीचे जा रहा है, एम जी नीचे है, टेंशन ऊपर है, इक्वल टू नेट फोर्स है। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम ए, फिर टेंशन आएगा एम जी माइनस एम ए, मतलब टी इक्वल टू एम जी माइनस ए। उससे तो सीधा सीधा नीचे जा रहा है ना ये। तो फिर क्या लिखोगे, एम जी माइनस ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। तो टेंशन इक्वल टू एम, एम की वैल्यू कितनी है, 2। हर एक मास 2 kg बोला है तो ये भी 2 है ना। ये टोटल मास नहीं है, ये सिर्फ सी ब्लॉक का है। क्योंकि टेंशन आपको बी और सी के बीच में निकालना है, तो सी ब्लॉक का मास लेना पड़ेगा आपको। जी वैल्यू कितनी बोली है, 10। और ए क्या है, G/3। तो ए क्या फाइंड किया तुमने, किया ना G/3, मतलब ये 10/3। तो हो गया, कितना आ गया, 30 - 10 मतलब कितना, 20/3। कितना आ गया, 40/3। अबे आंसर देख लो क्या क्या है। 40/3 कितना होगा, हाँ, सॉरी, 13 के आसपास, क्योंकि 39/3 13, 13.3। तो ऐसे टाइप की क्वेश्चंस में ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक साइड पे दो मासेस थे, 2 और 2, तो उधर का फोर्स है 4g। दूसरी साइड पे है एक मास तो 2g, तो 4g - 2g।
2g अपॉन टोटल मास इज 6, तो 2g/6 मतलब g/3, ये आ गया एक्सेलरेशन। और आपको क्या पूछा था, टेंशन बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी में जो वायर है उसका टेंशन निकालना है। सी ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो जो भी ब्लॉक नीचे जाता है तो टेंशन होता है mg-a, तो mg-g/3 मतलब m2g/3 हो गया। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया, m2g/3, m की वैल्यू 2 है तो 4g/3, g की वैल्यू 10 है तो 40/3, तो 40/3 तो आया हमारा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करना होता है, ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो रिमेम्बर, जितना आपको पुली के एग्जांपल डिफिकल्ट लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा सिंपल है वो। इट इज जस्ट द वे यू थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे, बिकॉज वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस orally first. Two masses 2 and 3 kilogram are attached to the end of string passed over a pulley fixed at the top. The tension and acceleration are, देखो एक साइड पे 3 किलोग्राम है, दूसरे साइड पे 2 किलोग्राम है, तो डेफिनेटली 3 किलोग्राम का मास नीचे जाएगा, तो नेट फोर्स विल बी जी। नेट फोर्स इज 3g-2g मतलब जी। और एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो g/5 है ना, 3g-2g अपॉन 5, तो g/5, तो g/5 मतलब ऑप्शन सी और डी में से एक। अभी टेंशन आपको पूछा है, तो दो दो ही ब्लॉक है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, तो दोनों में से जो चाहिए वो ले लो। अगर राइट साइड का ले रहे हो 3 kg वाला, तो वो नीचे जा रहा है, तो उस केस में mg-a आएगा। अगर लेफ्ट वाला है तो mg+a आएगा, विच एवर यू वांट, जो भी लेना है वो। चलो g-a ले लेते हैं, तो m इज 3, g-a, और a कितना आया, g/5। व्हाट इज g-5? 4g/5, और बाहर था 3, तो 12g/5, ऑप्शन नंबर डी। तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, बट सच क्वेश्चंस यू कैन जस्ट डू ओरली। रिजिड सपोर्ट था, उसके बाद हमारे पास एक पुली है, ये पुली हमने यहाँ से हैंग करके रखा है। इस पुली के ऊपर से एक वायर पास कर दिया, एक साइड पे 2 kg का मास था, एक साइड पे 3 kg का मास था। ओके, तो ऐसा सिस्टम है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये नीचे आएगा विद एक्सेशन ए, ये ऊपर जाएगा विद एक्सेशन ए। टेंशन यहाँ पे अपवर्ड्स है, टेंशन यहाँ पे भी अपवर्ड्स है। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स? 3g-2g अपॉन 3+2 मतलब g/5। फिर टेंशन फाइंड करना, तो दोनों में से कोई भी एक साइड उठा लो। अगर 3 kg का ले रहे हो तो 3 kg नीचे आ रहा है, तो टेंशन इज m × g-a, तो यहाँ पे m है 3 और g-g/5, so that is 3 into 4g/5, so that is equal to 12g/5। हो गया खत्म। इसके लिए भी करोगे तो आंसर वही आने वाला है, करके देख लो। फिर क्या होगा, उधर g+a होगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा ये, 6g/5 और 2 मतलब 12g/5, तो एक ही बात है। I'll just keep it as this. Okay. Next question. अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत क्विकली, एक्चुअली विदाउट सॉल्विंग ही आंसर आ जाएगा इसका। आपको याद है मैंने बताया था कि टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में, तो उसके पीछे कितना मास है वो देखना पड़ता है, याद है? हाँ, तो उसी से आ जाएगा ये। तो क्या बोला है पहले देख लेते हैं। 3 blocks ABC weighing 1, 8 and 27 मतलब टोटल 36 किलोग्राम हो गया, 1, 8 and
27 respectively are connected as shown in figure with an inextensible string and are moving on a smooth surface. T3 is equal to 36. T3 यहाँ पे है और T3 की वजह 36 होना मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है जो तीनों बॉडीज को मूव कर रहा है वो कितना है 36. ओके तो T3 मतलब एक्सटर्नल फोर्स है जो सिस्टम को मूव करेगा. दैट इज द आइडिया. तो याद रखना है जानबूझ के ऐसा T3 बोल देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. वो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स है जो सिस्टम को मूव करने वाला है. दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस. और आपको पूछा है व्हाट इज T2. क्वेश्चन देखोगे तो T2 पूछा है आपको. तो ये एक्सटर्नल फोर्स है. कितना फोर्स है ये 36. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन है T3 अपॉन टोटल मास बराबर. ड्राइविंग फोर्स 36 टोटल मास भी 36. तो एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको क्या पूछा था व्हाट इज T2. T2 मतलब यहाँ पे. तो याद है क्या मैंने बताया था टेंशन इज फोर्स. बताया था फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. टेंशन इज फोर्स एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. टेंशन कहाँ निकालना है यहाँ पे. इसके पीछे कितना मास है वो देखना पड़ता है क्योंकि ये जो वायर है ना ये बेसिकली दो ब्लॉक्स को खींच रहा है. तो कितना मास है Ma प्लस व्हाट इज Ma 1 एंड Mb a और a की वैल्यू 1. तो कितना आएगा 9 न्यूटन. और अगर T1 पूछा होता तो 1 न्यूटन क्योंकि सिर्फ a को खींचेगा वो. a का मास है 1. हो गया. चलो अगला क्वेश्चन. Three solids of masses m1, m2 and m3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table. If mass m3 is dragged with a force T, the tension in the string between m2 and m3 is. वही क्वेश्चन है. The same, exactly the same question. तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वहां पे वैल्यूज नहीं दी आपको. तो सिर्फ बोला क्या है तीन मासेस है m1, m2, m3. इधर Ma, Mb, Mc. तो ये आ गया m1, m2 एंड m3 ऐसा बोला है. They are placed on a frictionless table. M3 is dragged with a force T. तो जिसको तुम T3 बोल रहे हो इसको ये लोग T बोल रहे हैं. बस इतना है. राइट. आपको पूछा है व्हाट इज द टेंशन बिटवीन m2 एंड m3. m2 और m3 के बीच में टेंशन मतलब ये. तो सेम क्वेश्चन है. कैसे वो फाइंड करते हो एक्सेलरेशन. ड्राइविंग फोर्स मतलब T अपॉन टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 और टेंशन T2. T2 कैसे फाइंड करोगे T2. T2 किन दो ब्लॉक्स को m1 प्लस m2 इंटू a. तो m1 प्लस m2 और a इज T अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. हो गया ऑप्शन नंबर सी. तो डन. अगला क्वेश्चन. तो इनफैक्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जितना डिफिकल्ट लगता है सबसे सिंपल टॉपिक है. अभी ये भी वही है. सब वही है. Three blocks of masses m1, m2 and m3 are connected by massless strings as shown on a frictionless table. तो तीन masses है. They are pulled with force. T3 की वैल्यू 14 न्यूटन है. m1 का वैल्यू 10 किलोग्राम, m2 6 किलोग्राम, m3 4 किलोग्राम. तो टेंशन T2 is. So no one should write down anything. You have to tell me directly. पहले तो A बता दो. A क्योंकि T3 कितना है 40. तो A कैसे फाइंड करते हो. ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. टोटल मास इज 10, 6 एंड 4 मतलब 20. तो 40 अपॉन 20 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया A का वैल्यू. करेक्ट. आपको पूछा था टेंशन T2. T2 के पीछे m1 और m2. तो m1 प्लस m2 A की तो वैल्यू 2 है. m1 कितना है 10. 10 प्लस 6 16 इंटू 2 42. हो गया. There's no need to solve. करोगे ना जिनका बाकी होगा हो जाएगा पक्का. अगला क्वेश्चन.
हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। Two masses m1 and m2, m1 greater than m2 are connected by massless, flexible, and inextensible string passed over massless and frictionless pulley. The acceleration of center of mass important. तो यही वाला ही कॉन्सेप्ट है, द सेम थिंग। दो मासेस है, दे आर कनेक्टेड वाया स्ट्रिंग्स एंड पास्ड ओवर अ पुली। m1 ग्रेटर देन m2 बोला है, तो एक काम करेंगे, इसको बोल देंगे m1, तो ये आ गया m1। ठीक है, एनीवेज, तो व्हाट आई विल डू इज, ये m1 हो गया, m1, दिस इज मास m1 और दिस इज मास m2। क्योंकि m1 ग्रेटर देन m2 बोला है, इसके लिए मैं इसको m1 बोल रहा हूँ, तो सिस्टम इधर नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ईच कैसे फाइंड करते हैं? नेट फोर्स अपॉन, वेरी गुड, तो व्हाट इज नेट फोर्स हियर? m2 क्यूब। m1 ग्रेटर देन m2 है, तो m1 माइनस m2, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। वेट, घाई नहीं, तो m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, मतलब बेसिकली m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में g, बराबर। ऑप्शन बी गलत। अब क्यों गलत? अगर पूछा होता व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक तो ठीक था, लेकिन हमको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए तुमको पहले 11th का सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास? The point at which the total mass of the object is supposed to be concentrated। क्यों 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 ऐसा क्यों? टू मेक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ पॉइंट मास के लिए होते हैं और हम लोग लगाते हैं किसी पे भी। ये क्या पॉइंट मास था? नहीं, हमने लगा दिया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि बॉडी का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जब जब बॉडी मूव होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा। अब मैं बोल रहा हूँ बॉडी, लेकिन सिस्टम में एक बॉडी हो ऐसा नहीं होता है, हो सकता है दो है, तीन है, चार है, पांच है, 1000 है, हो सकता है। तो अगर मेरे पास दो बॉडीज है सेम साइज के, सेम मास के, तो इनका सेंटर ऑफ मास होता है राइट एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम। अगर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। तो जब ये सिस्टम मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा। और वैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने बताया सिर्फ 1D, ओनली एक्स कंपोनेंट। इन जनरल बात करोगे तो आर सेंटर ऑफ मास, फिर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और आपको ये बताना चाहिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इट इज अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ सर्टन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ऐसा है, वहां पे हमने लिखा था ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मोशन 3D है तो y भी आएगा और z भी आएगा। तो हम लोग x अलग से, y अलग से, z अलग से लिखने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर बना देते हैं उसका। पोजीशन वेक्टर मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ये हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर आपको ऊपर से ये भी पता होना चाहिए कि जब ये सिस्टम मूव होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। और आपको फिर ये पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डी आर बार बाय डी टी। अगर आपको सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे भी क्या लोगे, सेंटर ऑफ मास।
फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सब सॉल्व करने के बाद आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलता है m1v1 बार प्लस m2v2 बार अपॉन m1 प्लस m2। अब ऐसा भी है, सिस्टम मूव हो रहा था तो वेलोसिटी है सिस्टम का, तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है, क्योंकि सिस्टम के साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी मूव होता है। ऐसा नहीं होता सिस्टम आगे चला गया सेंटर ऑफ मास पीछे रह गया, वैसा नहीं होता। राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम मूविंग के साथ एक्सेलरेटिंग है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो विद द सेम फॉर्मूला m1a1 बार प्लस m2a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। मतलब बेसिकली तुमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव ही लिया है, बस हो गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाता। अब देखो ऐसा है, ये जो m1 है ये नीचे जा रहा है तो a डाउनवर्ड है, m2 ऊपर जा रहा है तो a अपवर्ड्स है। अगर मैं a1 को प्लस ए लेता हूं तो मुझे a2 को माइनस ए लेना पड़ेगा वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से। ये डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड नेगेटिव है। हो गया। तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर सेंटर ऑफ मास। अभी मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ इस स्टेप में, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन ले लिए। एक बार आप डायरेक्शन बता देते हो ना तो वेक्टर्स हटा देते हो, तो यह आ जाएगा m1a1, लेकिन a1 क्या है प्लस ए, m2a2 लेकिन a2 क्या है माइनस ए, अपॉन m1 प्लस m2। तो न्यूमरेटर में से a कॉमन, तो सेंटर ऑफ मास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a। लेकिन a क्या था a क्या था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो क्या हो गया ये m1 माइनस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू g। ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हो गया क्वेश्चन खत्म। So we have just solved question number 23. 22 is missing. और 22 अगले सेट में सेम टाइप का क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा आपका 24, 25, 26 और 13 नंबर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सेट नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equal to 600 minus 2 into 10 raised to 5t, where F is in Newton, T is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? बैरल मतलब जो वो गन का पाइप होता है ना, राइफल देखा होगा, राइफल में बड़ा सा पाइप होता है, उसको बोलते हैं बैरल। तो जैसे ही बैरल से बुलेट बाहर निकला तो फोर्स हो गया जीरो। राइट। क्योंकि देखो जब भी इम्पल्स की बात हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्पल्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे बैट्समैन ने बॉल को मार दिया तो फोर्स imparted on the ball is for a very short time but it goes to a large distance, मतलब impact is larger। फुटबॉलर ने बॉल को किक मार दिया तो सेम थिंग। वैसे ही अगर आपको पता होगा जब गन फायर करते हो तो बुलेट को फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम एक फोर्स लगता है अंदर से। राइट। तो हो गया, फोर्स लग गया, फोर्स लग के खत्म हो गया और बुलेट मूव होते जा रहा है। तो वही क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ही बुलेट उस गन के बैरल से बाहर निकला तो फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया। हाँ, फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स नहीं लग रहा है। गुड। तो व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, पहले तो उन्होंने बोला है कि फोर्स is given by 600 minus 2 into 10 raised to 5t। फिर उन्होंने बोला है but when bullet leaves barrel
तो क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 600 माइनस 2 × 10⁵ ये हो गया 0। तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा, यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। तो 600 इक्वल टू 2 × 10⁵ मतलब 10⁵ और 10⁵ मुझे सिर्फ ये कैंसिल करना था, इसके लिए मैंने इसको अलग कर दिया है, 1 जा एंड 3 जा। तो टाइम टी आ जाएगा 3 × 10⁻³ मैं इसको फाइनल टाइम मान के चल सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल तो जब आपको पता है इनिशियल टाइम तो हमेशा 0 होता है, तो यू कैन टेक इट टू बी फाइनल टाइम। अब आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज इंपल्स, तो कैसे फाइंड करोगे एवरेज इंपल्स? इंटीग्रेशन, लेकिन किसका इंटीग्रेशन? फोर्स का। व्हाट विल बी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन? टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स इज डीपी बाय dt, तो डीपी इक्वल टू एफ डी टी। और मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंपल्स, करेक्ट। लेकिन आपको एवरेज पूछा है, ये होता है एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जब एवरेज लेना होता है ना, तो क्या करते हो पता है, इंटीग्रेट करते हो। तो डीपी, डीपी का इंटीग्रेशन मतलब एवरेज इंपल्स, तो दिस इज नथिंग बट एवरेज इंपल्स। इंटीग्रेशन एफ डी टी, एफ डी टी कहां से कहां तक? इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। तो दिस इज इक्वल टू, इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम को फिलहाल टी बोल दिया है मैंने, वैल्यू में बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा आखिरी में। एफ कितना है? 600 माइनस 2 × 10⁵ टी और साथ में डी टी। तो एक काम करेंगे, इन दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 600 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, तो 600 इंटीग्रेशन डी टी माइनस 2 × 10⁵ कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन टी डी टी, और दोनों पे सेम लिमिट लगेंगे 0 टू टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? टी। तो यह आ जाएगा आपके पास j इक्वल टू 600t माइनस 2 × 10⁵ t² / 2 हो गया कैंसल, 0 से t तक हो गया। तो ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, यही आएगा। तो अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। गुड। अभी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप। तो t की वैल्यू है तुम्हारे पास, कितनी है t की वैल्यू? 3 × 10⁻³ माइनस 10⁵ इंटू 3 × 10⁻³ का स्क्वायर। अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करने हैं तो 3 × 10⁻³ कॉमन निकाल लो। ओके, तो करना होगा तो 3 × 10⁻³ आ गया कॉमन, तो पहले टर्म में बचा 600 माइनस दूसरे टर्म में बचा 10⁵ इंटू 3 × 10⁻³ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक कॉमन निकलेगा। 10⁻³ और +5 100, 100 के साथ 300, 600 में से 300 गए 300, तो 300 रिमेंबर, तो 300 मतलब 900 इंटू 10⁻³ मतलब 0.9, और क्योंकि इम्पल्स होता है एफ डी टी, तो न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड 0.9 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो लास्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 22 पेंडिंग था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आई डोंट नो इफ इट इज सेम, मतलब वैल्यूज आर सेम, बट इट इज ऑफ सेम टाइप डेफिनेटली। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन नंबर जैसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of weight 2 किलोग्राम is suspended, तो एक 2 किलोग्राम वेट का बॉडी विच इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज। तो ये जो टेंशन T1 है आपको ये पूछा है कितना है, तो हाउ विल यू फाइंड इट आउट? सबसे, हाँ, कंपोनेंट्स यस, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, जो रिजिड सपोर्ट से आ रहा है
हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट से जो स्ट्रिंग आ रहा है वो स्ट्रिंग अलग है, तो मैं एक काम करूंगा, ये जो टेंशन है क्या बोल दूंगा, टी। और एक काम करेंगे, इस लाइन को फिलहाल ऐसे मैं कर लेता हूँ एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्यों किया, ये एंगल 30 है तो ये कितना है, 30 है, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो जाएगा आपके पास टी कॉस 30, है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था, यहाँ टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दैट इज टी कॉस 30, और इसी का एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल विच इज टी साइन 30। तो एज यू कैन सी टी साइन 30 इज बैलेंसिंग वेट, तो टी साइन 30 इज इक्वल टू एम जी, और टी कॉस 30 इज इक्वल टू टी वन। अभी आपको अगर आंसर देखोगे, आपको बोला इन केजी डब्ल्यू टी, किलोग्राम वेट में बताओ, बराबर, तो किलोग्राम वेट में बताओ, तो तुमको सिर्फ यहाँ से टी फाइंड करना है, वहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज टी फ्रॉम हियर, एम जी अपॉन साइन 30, एम जी अपॉन साइन 30, लेकिन एम जी कितना दिया है, एम जी कितना दिया है, 2 किलोग्राम वेट, तो एम जी की वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम वेट, तो एम जी इज 2 किलोग्राम वेट अपॉन साइन 30, व्हाट इज साइन 30, 1/2, तो व्हाट इज टी, 4, कितना आएगा, 4 किलोग्राम वेट, तो टी वन क्या बन जाएगा, व्हाट इज टी वन, टी कॉस 30, और टी क्या मिला तुमको, 4 किलोग्राम वेट, 4 किलोग्राम वेट, व्हाट इज कॉस 30, √3/2, तो 1 एंड 2, तो आंसर क्या आएगा, 2√3 किलोग्राम वेट, है क्या ऐसा, 2√3 किलोग्राम वेट, ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, बंदर वाला क्वेश्चन है। One end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley is tied to a hook. तो इस रोप का एक एंड यहाँ पे अगर हुक दिख रहा होगा वहां पे बांध के रखा हुआ है, और ये जो रस्सी है, रोप है, ये पुली के ऊपर से पास हो गया, while the other end is free, तो जो फ्री एंड था वहां बंदर पकड़ लिया उसको, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बियर 360 न्यूटन, तो मैक्सिमम टेंशन 360 न्यूटन है, उसके ऊपर टेंशन हुआ तो रस्सी भी गया, बंदर भी गया नीचे। With what value of minimum safe acceleration in meter per second square can a monkey of 60 kilogram move down on the rope? सिंपल क्वेश्चन, रोप था, पुली के ऊपर से पास हुआ था, एक एंड हुक को बांध दिया, दूसरे एंड पे एक मंकी है, और इस रोप का मैक्सिमम टेंशन है 360 न्यूटन, मतलब टेंशन की वैल्यू 360 से बढ़ गई तो रोप टूट जाएगा, और मंकी को नीचे आना है, तो कितने मिनिमम, मिनिमम, हाँ मिनिमम मतलब कम से कम उतना होना चाहिए एक्सेलरेशन, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए, ओके। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट अ मंकी कैन हैव while coming down, while coming down, anything, anything coming down is g minus a, तो ये मिल गया आपको, और आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, 360, तो टेंशन की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360 न्यूटन ऑफ कोर्स, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज टेंशन, m into g minus a लेस देन 360, आपको क्या फाइंड करना है, a, तो m शिफ्ट कर देंगे तो g minus a इज लेस देन इक्वल टू 360 by m, व्हाट इज m, 60, तो 6 हो गया, तो g minus a is less than equal to 6, तो g minus 6 is less than equal to a, मतलब a is greater than equal to g minus 6, greater than और equal to मतलब मिनिमम वैल्यू है, ग्रेटर मतलब ज्यादा होना, उससे कम नहीं हो सकता, तो दैट इज मिनिमम वैल्यू, अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये मिनिमम हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो खत्म आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी। तो उसको कम से कम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे उतरना पड़ेगा,
अगर उसने 3.99 भी किया तो गया, गया। वो तो बंदर है, कभी कभी रुक जाएगा, उसको क्या पता फिजिक्स क्या है। गया। दैट्स इट फॉर टुडे।